हम्म। हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस एक्सपर्ट क्लासेस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम नया विषय बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आज नया विषय सब्जेक्ट कर रहे हैं बायोलॉजी। तो अब सर्वप्रथम आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि बायोलॉजी हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हमारे सिलेबस में बायोलॉजी को क्यों डाला गया है, ऐसा क्या है बायोलॉजी जिसके कारण हमारे सिलेबस में बायोलॉजी को डाला गया। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं, कुछ इसके ऐतिहासिक जान लेते हैं इतिहास के बारे में। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि आज से 15 बिलियन वर्ष पहले हमारे ब्रह्मांड में बिग बैंग थ्योरी की एक घटना हुई थी। जिस बिग बैंग थ्योरी से हमारे यहाँ हजारों लाखों करोड़ों पिंडों में ये विभक्त हो गया था, बट गया था, विभाजन हुआ था, जिसमें से ग्रह, उपग्रह तथा अन्य का निर्माण हुआ था। उनमें से एक ग्रह पृथ्वी का भी निर्माण हुआ था। तो उस समय जब ये पृथ्वी ग्रह बन के आया, अपने स्वरूप में आया, तब ये पृथ्वी काफी गर्म थी। गर्म के बाद ये धीरे धीरे इसके स्वरूप में परिवर्तन आया, इसके जलवायु में परिवर्तन आया। तो ये बर्फों में परिवर्तित हो गई, काफी ठंडा हो गई और बर्फों में परिवर्तित हो गई। वही बर्फ फिर क्लाइमेट जैसे जैसे चेंज हुआ, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष में जैसे चेंज हुआ, उस हिसाब से वहां के बर्फ पिघलने लगे। फिर समुद्र का निर्माण हुआ। समुद्र के निर्माण के पश्चात देखते हैं उसी समुद्र में एक शैवाल के रूप में सर्वप्रथम एक जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, सर्वप्रथम एक शैवाल जन्म हुआ था। उसी शैवाल से चल के आगे आगे धीरे धीरे करके आज मनुष्य के जितने क्रियाकलाप हो रहे पर्यावरण प्रकृति से, वो सभी अस्तित्व में आए। तो इसलिए उसका पृष्ठभूमि इतना प्रारंभिक काल में इतना रहा है, या प्रारंभिक विश्व पृथ्वी के निर्माण के समय में इस तरह रहा है, जिसके कारण बायोलॉजी को हमारे लिए सिलेबस में डाला गया। इसका पृष्ठभूमि जानना हम सभी के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए इतने करके आगे विषय पे आते हैं, बायोलॉजी। अब देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी हमारे जीवन में क्यों महत्व है, अब देख लेते हैं बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। अब देखते हैं बायोलॉजी का अर्थ होता है, ठीक है, बायोस। बायोस का अर्थ होता है सजीव। बायोस, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, एक बायोस और एक लोगस में, जिसको ग्रीक शब्द में बायोस का अर्थ होता है सजीव, यानी लाइफ, जीवन, जिसमें जीवन हो उसको सजीव। ठीक है, लोगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी सजीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। ठीक, और आप देखते हैं कि बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। तो बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अब देखते हैं कि सजीव, सजीव क्या है। ठीक है, सजीव कौन है, किसको हम सजीव कह सकते हैं और किसको हम सजीव नहीं कहेंगे। तो अब सजीव के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो सजीव में देखते हैं हम सजीव का मापदंड निर्धारण करने के लिए कुछ तत्व रखे गए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो सजीव उन चीजों उनको कहेंगे जो शोषण करता हो, साथ ही साथ जो विकास करता हो, वृद्धि करता हो, और साथ ही साथ जो पोषण करता हो, साथ ही साथ जो पाचन करता हो, जो उत्सर्जन करता हो तथा प्रजनन करता हो। ये सभी घटनाएं जो जो करते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी करते हैं, उन सभी को सजीव कहा जाएगा। ठीक है, आगे इन सभी पे एक एक चैप्टर बना हुआ, आगे हम वहाँ पूरा डिटेल से इसका डिस्कस करेंगे। अब एक दूसरा क्वेश्चन आप सभी के मन में आ सकता है कि क्या पादप सजीव होते हैं, क्या पृथ्वी में जितने सारे पादप पाए जाते हैं वो सभी सजीव होते हैं। तो जी हाँ, वो सभी सजीव होते हैं। सजीव क्यों होते हैं, क्योंकि वो शोषण करते हैं, विकास करते हैं, पोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं और प्रजनन कर अपनी ही तरह दूसरे प्रजाति को उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, जिसके कारण इन्हें पादप को सजीव कहा जाता है। अब देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भागों में बांटा इसलिए गया क्योंकि अध्ययन की सुविधा के लिए बायोलॉजी को 3 भागों में बांटा गया। उन्हीं में से एक है जूलॉजी, दूसरा है माइक्रोबायोलॉजी, तीसरा है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इन 3 भागों में से प्रथम भाग को देखते हैं, जूलॉजी के बारे में देखते हैं। जूलॉजी किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं जिसको हम लोग अध्ययन करना पड़ता है। अब देखते हैं कि जूलॉजी के अंतर्गत मनुष्य आते हैं तथा जानवर आते हैं। ठीक,
अब देखते हैं कि जूलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। जूलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, ये किसी किसी को एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जूलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। तो जूलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में 500 प्लस जानवरों पे रिसर्च किया है, ठीक है, जिसके कारण इसको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। अब देखते हैं अरस्तु द्वारा रचित पुस्तक यानी लिखी गई पुस्तक कौन सी है। तो अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक है द स्टोरी ऑफ एनिमिलिया। द स्टोरी ऑफ एनिमिलिया, ये पुस्तक अरस्तु द्वारा लिखी गई है, ठीक। अब देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इसका देखते हैं। माइक्रो यानी इसके नाम से ही जैसे कि हमें ज्ञात होता है कि माइक्रो यानी छोटे छोटे, अत्यंत छोटे, जो हमें अपने नंगे आंखों से दिखाई भी ना दे। तो माइक्रो यानी वो हो गया, बायोलॉजी यानी उसका अध्ययन करना। तो देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो देखते एक बैक्टीरिया आता है, एक विषाणु आता है और एक कवक आता है, ठीक। कवक को फुंगी के नाम से भी जाना जाता है। अब एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता लुई पास्चर को कहा जाता है, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के बारे में हम लोग देखते हैं, किसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीजें विषयों का अध्ययन करना पड़ता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हमें पादपों का अध्ययन करने को मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इनके द्वारा रचित किताब यानी पुस्तक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लेंटेनियम। इस किताब को लिखा गया द हिस्टोरी ऑफ प्लेंटेनियम, ठीक है। और इस किताब के अंतर्गत इन्होंने अपने जीवन काल में 500 प्लस प्लांटों पे रिसर्च किया, शोध किया, जिसके कारण इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, ठीक है, थियोफ्रेस्टस को। अब देखते हैं कि हमारे एग्जाम अकॉर्डिंग टू एग्जाम के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट जो है इनमें से 3 विषयों में से कौन कितना इंपॉर्टेंट रखता है, उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं जूलॉजी। जूलॉजी जो ये है इसमें 80% जो है ना ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। ये जूलॉजी हमारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 80% इम्पोर्टेंस रखता है। अब देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10% इसको इम्पोर्टेंस हम लोग दे सकते हैं। साथ ही साथ वनस्पति को देखते हैं तो वनस्पति को भी 10% हम लोग देते हैं, जिसके कारण टोटल 100% इनमें से आ रहा है, ठीक। अब देखते हैं बायोलॉजी। ये बायोलॉजी शब्द आखिर आया कहाँ से, ये प्रश्न भी बनता है कि बायोलॉजी तो ऐसे ही नहीं बना होगा, इस शब्द को भी किसी के दिमाग में आया हो कि बायोलॉजी क्या है, इसके अंतर्गत क्या आएंगे नहीं आएंगे। तो कहा जाता है कि बायोलॉजी शब्द ये जो है, बायोलॉजी शब्द जो है ये लेमार्क ट्रेवीरेनस द्वारा दी गई है। ये बायोलॉजी शब्द जो है लेमार्क ट्रेवीरेनस द्वारा दी गई है, ठीक है, इस दी गई। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। अब देखते हैं कोशिका, ठीक है। एक मानव शरीर का क्रमिक विकास किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम देखते हैं। ये मानव शरीर बनने से पहले किस तरह का रूप में रहता है, उसके बाद ये क्या बनता है वो देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कोशिका। सर्वप्रथम जानते हैं कि मनुष्य का शरीर बनने से पहले सबसे पहले एक कोशिका के रूप में आता है, ठीक है। तो यही कोशिका आगे चलकर कीट के रूपों में परिवर्तित होकर एक मानव शरीर का रूप धारण करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कोशिका की परिभाषा देख लेते हैं। तो कोशिका की परिभाषा होती है, कोशिका की परिभाषा होती है ऐसी छोटी से छोटी चीज जिसमें जीवन संभव हो, जिसमें जीवन संभव हो। ऐसी छोटी से छोटी चीज जिनमें जीवन संभव हो उसे वो कोशिका कहते हैं, ठीक है। यानी छोटे से छोटे वो चीज या जीव कुछ भी जिसमें जीवन संभव हो वो सजीव होते हैं, उसी को हम लोग कोशिका कहेंगे। तो कोशिका का अब विकास क्रम देखते हैं। कोशिका
का विकास करूं, साथ ही साथ मनुष्य का विकास करा। मनुष्य शरीर कैसे रूप धारण किया, कैसे बना। तो सर्वप्रथम कोशिका बनता है, किसी भी शरीर को बनने से पहले वो कोशिका का रूप धारण करता है। कोशिका ही चल के आगे चलकर एक उत्तक यानी टिश्यूज का रूप धारण करता है। और कोशिका का मतलब सेल हो गया, यही सेल आगे चल के एक उत्तक यानी टिश्यूज का रूप धारण करता है, वही जाके आगे अंग का रूप धारण करता है, यही उत्तक आगे चल के एक अंग बनता है। ठीक, अंग बन जाता है अंग, और यही अंग आगे चल के एक अंग तंत्र का निर्माण कर लेता है, और वही अंग तंत्र आगे चल के एक मनुष्य का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो आज की ये बायोलॉजी की क्लास आज सिर्फ इंट्रो क्लास थी। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इनके बारे में क्या क्या होगा। ठीक है, लेकिन और एक चीज बता देते हैं, ये बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, और ये मैं और मेरा एक फ्रेंड राहुल उसके द्वारा आप सभी को समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।